लोग उसकी तारीफ़ करें, उसे अप्रिशिएट करें और उसको बनाने के लिए हम सब लोगों की कोशिश होती है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बात बहुत समझ में आई कि औरों के जूतों में अपने पैर डालकर कभी अपनी ज़िंदगी नहीं जी जाती, वो हमेशा किसी और की ही कहलाती है, वो कभी आपकी नहीं होती है। आप हमेशा जब भी किसी और की तरह बनने की कोशिश करते हैं तो कहीं पे तो इस पूरे जर्नी में आप अपने आप को खोते जाते हो, आपका खुद का व्यक्तित्व खोते जाते हो और एक वक्त आता है, एक समय आता है जब हम आपको देखते कि अरे मैं तो ऐसा कभी बनना ही नहीं चाहता था, हम किसी और की तरह बन जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी को प्रभावित करने की कोशिश ही क्यों करना, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश ही क्यों करना। रादर मुझे लगता है कि लाइफ का तो बहुत सिंपल सा मंत्र है और मंत्र ये है कि हम सब लोग ना किसी वे में, किसी ना किसी जरिए अपने आप के व्यक्तित्व को समझें, अपने पोटेंशियल को समझें, अपने कैलिबर को समझें। इस बात को बहुत सही तरीके से समझाने के लिए मैं एक उदाहरण का सहारा लूँगा। यदि अगर आप लोगों के पास टाइम मशीन हो और टाइम मशीन के जरिए अगर आप टाइम से ट्रैवल कर सकते हो तो साल पकड़ लेते हैं 1995 या 1996। यदि अगर आप टाइम मशीन के जरिए अगर मेरे स्कूल के दिनों में अगर आप जाए और आप मुझसे उस समय में अगर बात करो और कहे कि आप भविष्य में आप ऐसा कुछ करोगे, तो मैं आपके पीछे पत्थर लेकर लगूंगा और कहूँगा कि मैंने आज तक कभी बोला नहीं है, कुछ कहा नहीं है, कभी भाषण नहीं दिया है, अपने आप को लोगों के पीछे छुपाया हुआ है, तो फिर आज मैं ये कैसे कर पाऊँगा। आपको कैसा लगता है कि भविष्य मुझे ये सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब एक अच्छा खासा समय चला गया और व्यक्तित्व को समझने लगा, अपने आप को जानने लगा, पहचानने लगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारा समय था ये मुझे मेरे ही व्यक्तित्व के साथ मेरी पहचान करा के दे रहा था, मुझे ही अपने साथ मिलने के लिए कोशिश कर रहा था। और जब मैं अपने ही व्यक्तित्व को समझता गया तब मुझे ऐसा लगा कि अरे मेरे पास तो और बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारा कैलिबर है। अब ये कैलिबर शुरुआत के दिनों में अक्सर हमें ऐसा लगता है, जिस तरीके का हमारा समाज होता है, जिस तरीके का हमारा ओवरऑल एटमॉस्फेयर होता है, सोसाइटी होती है, वहाँ पर हम अपने आप को मिल नहीं पाते हैं, हम अपने आप को जान नहीं पाते हैं। इस वीडियो में भी दिखाया गया था कि समाज में अक्सर हम लोगों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करता रहता है, कंपैरिजन लगातार चलता रहता है। हमारे संस्था में जापानीज लोग बहुत बार आते हैं, लेक्चर्स देते हैं और मुझे बड़ा आकर्षण है जापानीज एजुकेशन सिस्टम का, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जापान में गए थे और उन्होंने कहा था कि भारतीय कोई भी युवा अगर कुछ देश के लिए करना चाहे तो ज़रूर इन लोगों का रिसर्च करें, इनको जानने की कोशिश करें। उस देश में बहुत सारी कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें से एक है जो शिक्षा के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो मैंने जो रिसर्चर हमारे ऑफिस में आए थे, इंस्टीट्यूट में आए थे, जो लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बहुत सारी थी, तो मैंने सोचा कि एक सवाल उनको पूछूं कि आपके शिक्षा की व्यवस्था में और हमारे शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर है, क्या आपको महसूस हुआ है, कुछ देखा है क्या आपने। तो उन्होंने इस देश की तारीफ करते हुए बहुत कुछ अच्छा कहा और कहा कि आपकी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बहुत सुंदर है और आपने बहुत बड़े बड़े लीडर्स दुनिया को दिए हैं, सत्या नडाल से लेके सुंदर पिचाई तक, कुछ दिनों पहले ट्विटर की पराग अग्रवाल भी थे। ऐसा अनगिनत नाम है, इंदिरा नूई है, अनगिनत नाम है जो आपके देश ने दिए हैं और वो दुनिया में बहुत बड़े बने हैं। लेकिन पता नहीं क्यों शुरुआत से ही आपको ना ऐसा पढ़ाया जाता है कि यू हैव टू बी द बेस्ट इन द सोसाइटी। आई डोंट नो व्हाई बट एवरीबॉडी इज टॉट दैट वे। पहले से हमारे यहाँ पे कंपटीशन है, कंपैरिजन है और बार बार ये बताया जाता है कि पता है तुम्हें ना किसी से तो बेहतर बनना है, कोई भी हो, यहाँ वहाँ परिवार में, रिश्तेदारों में, तो हमें बताया जाता है कि तुमको किसी से तो अच्छा बनना है। अब क्या होता है कि नेचुरली जब मुझे किसी और से अच्छा बनना है तो ईर्ष्या का जन्म वहीं पे हो जाता है, जेलसी चालू हो जाती है, ईगो आ जाता है, लोगों को नीचा दिखाना शुरू हो जाता है, मैं कैसा बड़ा हूँ, मैं कितना तोहफा हूँ, कितना बिग शॉट हूँ, कितना बिग गन हूँ, ये सारा सब कुछ चालू हो जाता है और कहीं पे तो समाज तरक्की करना बंद कर देता है। जब आपको ये पढ़ाया जाता है कि यू हैव टू बी द बेस्ट इन द सोसाइटी, उन्होंने कहा कि हमारे सिस्टम में कुछ लगभग ऐसा ही है, लेकिन हल्का फुल्का थोड़ा सा चेंजेस है। हमें ये नहीं पढ़ाया जाता है कि यू हैव टू बी द बेस्ट इन द सोसाइटी, हमें पढ़ाया जाता है कि यू हैव टू बिल्ड द बेस्ट सोसाइटी। तुम्हें ना इसी समाज में रहकर, इसी सोसाइटी में रहकर इस समाज को बेहतर बनाना है, बहुत बेहतर बनाना है। अब इससे क्या होता है कि हर एक का योगदान जो है, हर एक का जो एफर्ट्स है, इस सोसाइटी को बेहतर कराने के लिए लग जाता है। और जब कंपैरिजन रहता है, जब बताया जाता है कि आपको किसी और से अच्छा बनना है, तो फिर क्या
कंपटीशन शुरू हो जाती है। जैसे मैडम ने कहा कि सोशल मीडिया के ज़रिए पता चलता है कि हमें कुछ कमी है, वो तो बहुत आगे चले गए, और ये जहन में रहता है। और जितना ये रहता है उतना हम एक नकल वाली कॉपी बनते जाते हैं। हमारे पास एक अमेजिंग किस्म का टैलेंट है, अमेजिंग किस्म का कैलिबर है, हम बहुत कुछ नए तरीके से एक मास्टरपीस को तैयार कर सकते हैं। बट क्या है कि आप वो आपका 3 इडियट का रैंचो, और रैंचो के बारे में बोलते हुए सभी लोग तो कहते थे कि बहती हवा सा था वो, उसे पकड़ नहीं सकते थे, उसे 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 आप बांध नहीं सकते थे। वो वक्त ऐसा था कि जो अपने 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 मन से जीता था, जो उसे करना चाहता था वो करता था, और इस वजह से शायद वो समाज में, सोसाइटी में कुछ क्रिएटिव कर पाए। मुझे याद है कि टीम कुक भारत में आए थे और उन्होंने भारतीयों के बारे में, स्पेशली इंजीनियर्स के बारे में कहा था कि यहाँ के इंजीनियर्स रोबोट्स की तरह है, ये वही काम करते हैं, वही काम को दोहराते हैं, वही वाला रिपीट करते हैं। क्रिएटिविटी में कहीं पर तो ये कम है। ये कम होने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ नया बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे, हम रिस्क लेने की कोशिश नहीं कर रहे। हम बस जितना बताया गया है, जितना हमें एक दायरा दिया गया है, जितना एक लिमिट दिया गया है, उसमें ही रहकर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने आप को मिलने की, जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको करने के लिए, स्पेशली युवाओं को ये करने के लिए आपको लाइफ में रिस्क लेनी होगी, नया कुछ करने की कोशिश करनी होगी, आपको एक्सपेरिमेंटल बनना होगा, सवाल का जवाब देने के लिए हाथ खड़ा करना होगा। यदि अगर सवाल का जवाब देने के लिए हाथ खड़ा नहीं हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? मैं कभी कभी हल्का फुल्का हिंदी में लिख भी देता हूँ। तो मैंने हिंदी में एक बार 4 पंक्तियाँ लिखी थी इस विषय के लिए कि हृदय की बात हृदय में रह जाती है, कहानी अधूरी रह जाती है, सोच के कि मैं हार ना जाऊँ, कांपने लगते ये पैर और कपकपाने लगते ये लफ्ज, ये सोच के कि मैं हार ना जाऊँ। देखा कि हृदय की बात हृदय में रहेगी, क्यों रहेगी? डर लगने लगा, ऐसा लगा कि मैं दुनिया को बताऊं या ना बताऊं। देखिए कई बार ऐसा होता है, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि हमारे शिक्षा के व्यवस्था में लगभग स्कूलिंग पूरा होने तक 60% विद्यार्थी सवालों का जवाब देने के लिए एक बार भी हाथ खड़ा नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास जवाब नहीं है, जवाब है उनके पास, लेकिन देने के लिए लगने वाला जो साहस है, देने के लिए लगने वाला जो करेज है, वो नहीं है। आप देखिए ना, कई बार ऐसा होता है कि लोग बाजू वाले को धक्का मार के सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन सामने वाले को नहीं बताते हैं। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला जवाब आपके पास जो है वो आपके सामने बताइए ना, लेकिन हम नहीं बताते। हम अपने पास से हृदय की बात हृदय में रह जाती, मेरी कहानी अधूरी रह जाती, ये सोच के कि मैं हार ना जाऊँ। एक अद्भुत सी कहानी बनने वाली थी। मुझे किसी ने पूछा था कि दुनिया की सबसे सुंदर, खूबसूरत, सबसे बेस्ट किताब कौन सी? वो जो हृदय ने सोचा था लिखने का, लेकिन जो लिखी नहीं गई, वो सबसे अद्भुत किताब है। और पता नहीं क्यों बस वो हमने हृदय में रख दिया, हमने वो अपने भीतर रख दिया। पता नहीं कहीं ना कहीं पे लगने लगा कि कोई स्वीकार करेगा, नहीं करेगा, कोई मानेगा, नहीं मानेगा, ये तो बहुत एक्सपेरिमेंटल है, तो ये करूंगा तो शायद बहुत सारा मुझे आलोचना सुननी पड़ेगी। और इस वजह से कई सारे युवा जो बेस्ट करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप करना चाहते हो एक्सपेरिमेंटल बनिए, रिस्क लीजिए, नए चीजों को करने की कोशिश करिए। आई एम श्योर एक अद्भुत सा कुछ उसमें से बाहर आएगा। और जब वो बनेगा ना, वो जो क्रिएशन आप अपने आंखों से देखोगे, वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देगा, वो भावना महसूस करा के देगा कि ये जीवन को आपने सफल बना दिया, क्योंकि यहाँ पर आकर आपने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया। सृष्टि भी चाहती है कि आपके हाथ से कुछ बने, कोई मास्टरपीस बने। और पता नहीं क्यों, पर ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ चीजें बनाने के लिए हम ही पैदा होते हैं, और वो हमारे से ही होता है, कोई और नहीं करता है। मेरा एक फेमस कहानी है, आदरणीय डॉक्टर गजानन नारे सर श्रोताओं में है, उन्होंने मुझे 10-15 साल पहले एक जगह पर भाषण देने का मौका दिया था, वहाँ पर मैंने ये कहानी सुनाई थी। कहानी कुछ ये बातों को थोड़ा सा और ताकतवर कराने वाली है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति का 2 व्हीलर बिगड़ जाता है, और वो बिगड़े हुए 2 व्हीलर को लेकर गैराज में पहुंचता है, और गैराज में पहुंचने के बाद वहाँ के मैकेनिक को कहता है कि भाई साहब, मेरा गाड़ी बंद पड़ा हुआ है, 2 दिन से शुरू नहीं हो रहा है, देखना तो क्या हुआ है। तो अब ये कहने के बाद वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। मैकेनिक ने गाड़ी की पुर्जों को खोल दिया, उसमें जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो ढूंढने लगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई ना कोई एक आधा लड़का वहाँ पर सीखने के लिए होता है, जो चाहता है कि भविष्य में मैं एक मैकेनिक बनूँ और सीखूँ।
और अक्सर इन लड़कों का नाम छोटू ही होता है। तो वो छोटू वहाँ पर है, बड़ा अपने आंखों को छोटा करके बारीक से देख रहा है, सीखने की लालसा बहुत है, जिज्ञासा बहुत है, खुद का कुछ शुरू भी करना है, तो वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। पुर्जों को खोला गया, वो जो प्रॉब्लम था, समस्या थी, वो मिल गई, गाड़ी दुरुस्त हो गई। अब गाड़ी दुरुस्त होने के बाद ऐसा है कि पढ़ाने वाला सारा ही थोड़ी ना एक साथ पढ़ाता है ना। शुरुआत में थोड़ा सा हम हल्का फुल्का इधर उधर पढ़ाते हैं। तो उस गैराज के मैकेनिक मालिक ने कहा, छोटू गाड़ी दुरुस्त हो चुकी है, छोटू मैं चाय पी के आता हूँ, तब तक इन पुर्जों को जोड़ के रखना। अब इसको मौका मिला, उसने वो सारे पुर्जों को जोड़ना शुरू कर दिया, गाना गुनगुनाते हुए पुर्जों को जोड़ रहा है, मौका मिला हुआ है, खुश है, सब कुछ जो सीखा था, जो याद था, वो वैसा ही कर रहा हूँ, इसका आनंद था, उसका विश्वास था, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। गाड़ी के सारे पुर्जे लग चुके हैं, गाड़ी तैयार है। अब उस गाड़ी को देखकर बड़ा खुश है, मन ही मन सोच रहा है कि अब मालिक जब आएगा तो अब अप्रिशिएट करेगा। अपने मालिक आया, गाड़ी के पुर्जों को जोड़ा हुआ देखा, गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी की ओर देखकर गैराज का मालिक कहता, छोटू गाड़ी बनके तैयार है। अब छोटू का जवाब सुनिए, हाँ साहब गाड़ी बनके तैयार है बस। और उतने में वहां पे एक बर्तन है, बर्तन में काला पानी है, अक्सर आपने देखा होगा, वहां पे सारे स्क्रूज डाले जाते हैं सो दैट वो गुम ना जाए या हवा ना चले जाए, वो फिर से लगा जाए। तो वो उस काले पानी में उसने हाथ डाला, गोल 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 घुमाया। सवाल था कि गाड़ी बनके तैयार है, हाँ साहब गाड़ी बनके तैयार है बस। और काले पानी में हाथ घुमाया और उसमें से एक छोटा स्क्रू निकाला और कहा, साहब ये एक्स्ट्रा स्क्रू रह गया। जैसा इसने ये बोला, पता नहीं गैराज के मालिक को क्या हुआ, इतना गुस्सा हुआ, इतना गुस्सा, पागल है क्या तू, दिमाग नहीं क्या तुझे, समझता नहीं क्या। अब ये नन्ही सी जान छोटू के पल्ले नहीं पड़ रहा है कि इतना सारा अच्छा काम किया, मौका पहली बार दिया था इसने, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छा कहना चाहिए, बोलना चाहिए, पीठ को थपथपाना चाहिए, ये इसके जगह पर मेरी अक्ल निकाली जा रही है, मुझे भला बुरा बोला जा रहा है कि तुमको अक्ल नहीं किया, तुमको इतना भी नहीं समझता। तो छोटू कहता, साहब क्या हुआ, सारी गाड़ी बन के तैयार है, इतना ही तो कह दिया कि ये एक्स्ट्रा स्क्रू रह गया। इस कहानी को यहाँ पे छोड़ देता हूँ और मेरे मतलब को समझने की कोशिश करना। इसका खत्म हुआ कार्यक्रम, 2500 लोगों का था। खत्म होने के बाद वहाँ के प्रिंसिपल सर ने कहा कि इस वक्ता के लिए अगर कोई सवाल हो तो सवाल पूछिएगा। अब 2500 लोगों में आप सोचिए कितना भयंकर वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हो सकता है कि पहले मैं 1.5 घंटा बोल चुका हूँ और अभी ये 2500 लोग। तो एक लड़का पीछे था, उन दिनों विश्वास नागरे पाटिल सर का एक वीडियो बहुत वायरल था, बात है 2009 की। विश्वास नागरे पाटिल सर का एक वीडियो बहुत वायरल था जहाँ पे वो पैनल के सामने इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं IPS का, और पैनल में से एक व्यक्ति उन्हें क्वेश्चन पूछता है की तुम्ही जन्माला कशाला आला, आणि सरांचं उत्तर असतं मी संघर्ष करायला जन्माला आलो आहे। अब मैं कोई MPSC का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैंने कभी अपने जीवन में कभी उसकी तैयारी की नहीं है, मुझे उसके बारे में कुछ मैं जानता नहीं था। वो लड़का 2500 पब्लिक के सामने पीछे बैठा हुआ था, माइक उस तक पहुंच नहीं रहा था, नीदर वो रेंज में नहीं पहुंच रहे थे। उसने अपने हाथ के सामने ऐसे, मुख के सामने ऐसे 2 हाथ गोल किए और मुझे वहां से पूछा, ओ सर आप पैदा क्यों हुए। बिकॉज उसका लिटरल ट्रांसलेशन था मराठी क्वेश्चन का, तुम्ही जन्माला कशाला आला। अब ये सही मायने